हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में जो भी विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और लाइक करना ना भूलेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको टॉप 20 क्वेश्चंस को वो बता चुके थे, और पार्ट 2 जो कि आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण का भारत पर क्या प्रभाव था। तो आपको बताना है इसका भारत पर क्या प्रभाव था। तो आपको इस रूप में बता सकते हैं कि औद्योगिकरण हमारे भारत पर किस रूप में प्रभावित रहा। पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण का भारत पर प्रभाव बताइए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि औद्योगिकरण का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण के कारण भारत पर निम्नलिखित परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन क्या हो सका कि उद्योगों का प्रभाव हुआ, उद्योगों का विकास हुआ। इसमें आप लिख सकते हैं कि औद्योगिकरण के विकास के पूर्व भारत उत्पादन का कार्य छोटे उद्योगों में होता करता था। अब उत्पादन कारखानों में होने लगा। कपड़ा बुनना, सूत काटने के लिए मिल स्थापित हुए। इस प्रकार औद्योगिकरण में भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। दूसरा आप लिख सकते हैं नगरीकरण को बढ़ावा देना। तो औद्योगिकरण ने नगरीकरण को भी बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण के केंद्र नगर के रूप में परिवर्तित हुए। वहाँ बाहर के लोग आकर बसने, जनसंख्या में वृद्धि हुई। औद्योगिकरण के कारण पुराने नगरों जैसे कि बम्बई, कोलकाता समृद्धि में वृद्धि हुई, तो नए नगरों में भी विकसित हुए, जैसे जमशेदपुर, बोकारो, सिंदरी, धनबाद, डालमिया नगर। 3 नंबर में आप लिख सकते हैं कि कुटीर उद्योगों की उन्नति। तो इसमें लिख सकते हैं कारखानों की स्थापना ने परंपरागत कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन कर दिया। इसका मुख्य कारण था कि कारखानों में उत्पादित सामान सस्ते थे, जबकि कुटीर उद्योगों में उत्पादित सामान महंगे थे। इसके बाद आप लिख सकते थे कि इसलिए बाजार में इनकी मांग घट गई। सरकारी नीतियों के कारण कुटीर उद्योगों को कच्चा माल मिलना भी दुर्लभ हो गया, फलता हुए बंद हो गई। इस प्रकार उनकी अवनति हो चुकी थी। और चौथा कारण जो है सामाजिक विभाजन। इसमें हम लिख सकते हैं कि भारत में औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ नए सामाजिक वर्गों का उदय और विकास हुआ। कल कारखानों के विकास के कारण समाज में पूंजीपति वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी उत्पन्न हुआ। इस प्रकार भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, व्याख्या कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी तेजी आई, जिसके कारण प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में सैनिक आवश्यकता के अनुरूप अधिक सामान बनाए जाने लगे, जिससे मैनचेस्टर में बनने वाले वस्त्र उत्पादन में गिरावट आई, जिससे भारतीय उद्यमियों को अपने बनाए गए वस्त्रों की खपत के लिए देश में ही बेचने के लिए बहुत ही बड़ा बाजार मिल गया। इस प्रकार से आप इसको दे सकते हैं आंसर के रूप में उत्तर। और अगला जो कारण होगा अगले पेज में है, तो इसको आप लिख सकते हैं। 2 नंबर है कि विश्व युद्ध लंबा खींचने पर भारतीय उद्योगपति ने भी सैनिकों की आवश्यकताओं के लिए सामान बनाकर के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देसी कारखानों में भी सैनिकों की स्थापना किए। सैनिकों के लिए वर्दी, जूते, जूट, बीमारियां, टेंट इत्यादि बनाए जाने लगे, जिससे देसी कारखानों की उत्पादकता बढ़ी। इस प्रकार से आप इसको आंसर में लिख सकते हैं। 3 नंबर में युद्ध काल में कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के अतिरिक्त अनेक नए नए कारखाने खोले जाने लगे। मजदूरों की संख्या में भी वृद्धि हुई। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। इसके अलावा आप 3 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार में क्या प्रयास किए।
तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में क्या सुधार का प्रयास किए? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ सराहनीय प्रयास किए। मजदूरों की आजीविका एवं अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया, जिसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देना आवश्यक बना दिया गया। इस प्रकार से आप इसको आंसर लिख सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसे जरूर याद कर लेंगे। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया तथा दूसरी योजना में यहाँ तक स्पष्ट किया गया कि श्रमिकों को इतनी मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए जिससे वो अपना गुजारा कर सके तथा साथ ही अपनी कार्यकुशलता बनाए रख सके। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूरी वार्ड स्थापित किया गया और बोनस आयोग भी स्थापित किया गया। मजदूरों की स्थिति में सुधार हेतु सन 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित किया। इसके द्वारा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा उनकी मजदूरी सुधारने का प्रयास किया गया। इसी तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उद्योगों में लगे मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए, जिसके कारण श्रमिकों की स्थिति में काफ़ी सुधार आया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद जो 4 नंबर प्रश्न है कि लंदन में गार्डन सिटी योजना क्यों बनाई गई? इस योजना के कार्यान्वयन कैसे किया गया? तो लंदन में गार्डन सिटी की योजना इसलिए बनाई गई क्योंकि स्वच्छ वातावरण में रहने और काम करने से 6 लोग अच्छे नागरिक बन सकेंगे। लंदन में धनी लोगों के लिए वास्तुकार और योजनाकार एबेनेजर हावर्ड ने बगीचों के शहर या गार्डन सिटी योजना तैयार की। इस शहर की योजना के इसी रूप में बनाई गई शहरों में साफ सुथरे बाग बगीचे हो, लोगों को रहने और उनके काम करने के स्थान हो। हावर्ड का मानना था कि ऐसे स्वच्छ वातावरण में रहने और काम करने वाले लोग अच्छे श्रमिक यानी नागरिक बन सकेंगे। हावर्ड की यह योजना के आधार पर रेमंड अनविन और बैरी पार्कर ने न्यू अर्जविंग नामक बगीचों का शहर का खाका बनाया। इसके अलावा इस शहर में बाग बगीचों, मनमोहन परिदृश्यों, साफ सुथरे भव्य मकानों की व्यवस्था की गई, जिससे नए सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। परंतु महंगे होने के कारण इस शहर में सिर्फ कुलीन और संपन्न लोग ही रह सकते थे, गरीबों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं रहा था। तो लंदन में इसलिए गार्डन सिटी की योजना बनाई गई थी, जो कि हावर्ड के द्वारा बनाई गई थी। 5 नंबर प्रश्न है कि शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? शहरीकरण में सहायक तत्वों का उल्लेख करें या शहरीकरण के विकास के पृष्ठभूमि या प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। इसका आंसर लिख सकते हैं कि शहरीकरण का इतिहास काफ़ी पुराना है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ शहरों का भी उदय हुआ या विकास हुआ। सुमेर, जिसे मेसोपोटामिया, हड़प्पा भारत और पाकिस्तान में पड़ता है, रोम और यूनानी सभ्यताओं में अनेक नगर विकसित हुए। मध्यकालीन और आधुनिक काल में भी शहरीकरण की प्रक्रिया जारी रही। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक शहरों के स्वरूप में अंतर देखा जा सकता है। इन सभी शहरों की साझा विशेषता थी कि शहर गैर कृषक उत्पादन, व्यवसाय, व्यापार के केंद्र थे। शहरों में नगरीय जीवन एवं संस्कृति का विकास हुआ। शहरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत गांव, छोटे कस्बे, शहर और महानगर में तब्दील हो जाते हैं। शहरों के उदय और विकास में अनेकों का योगदान रहा। इसमें आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों का समान महत्वपूर्ण है। शहरों का उदय एवं इसकी विकास की प्रक्रिया 3 तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रही है। ये 3 तत्व हैं। पहला है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दूसरा है उपनिवेशवाद का विकास और तीसरा है लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। शहरीकरण ने आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाला। यहाँ पर आप लिख सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीचों बीच विभिन्नताओं को स्पष्ट करें। ग्रामीण तथा शहरी या नगरीय जीवन के बीच 2 मूलभूत अंतर देखा जा सकता है। प्रथम, जनसंख्या का घनत्व और दूसरा, कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। नगरों में जनसंख्या घनत्व
नगरों में जनसंख्या घनत्व तो ग्रामीण इलाकों से अधिक होता है। गाँव में कम लोग ही अधिक स्थानों में रहते हैं, परंतु नगरों में कम स्थानों में अधिक लोग रहते हैं। इसलिए गाँव जहाँ खुलापन के लिए होते हैं, वहाँ शहर संकुचित एवं भीड़ भाड़ वाले होते हैं। नगरों और गाँव में दूसरा मूलभूत अंतर कृषि जन्य क्रियाकलापों से संबंधित है। ग्रामीण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि और इसका उत्पाद पर आश्रित रहता है और वहीं इनकी आजीविका का एक मुख्य साधन होता है। और इसके विपरीत शहरी जनसंख्या का अधिकांश भाग गैर कृषि व्यवसायों में, विशेषकर नौकरी, उद्योग एवं व्यापारिक गतिविधियों में लगी रहती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण तथा शहरी जीवन की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से भिन्न होती है। शहरी अर्थव्यवस्था मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक गतिशील है। इस प्रकार से आप इसे लिख करके याद कर लेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। तो शहरीकरण प्रक्रिया में समाज विभिन्न वर्गों का अस्तित्व आया। शहरीकरण की प्रक्रिया में इन वर्गों की भूमिका क्रमानुसार इस प्रकार है। पहला है व्यवसायी वर्ग। शहरीकरण की प्रक्रिया के कारण व्यापार तथा वाणिज्य का विकास हुआ। नए नए व्यवसायों के कारण विभिन्न व्यवसायी वर्ग का उदय हुआ। चूंकि व्यापार शहरों में ही होते थे, इसलिए शहरों में भी विभिन्न व्यवसायी वर्ग अस्तित्व में आए। शहरों में यह व्यवसायी वर्ग एक नए सामाजिक शक्ति के रूप में उभर कर आए। और दूसरा है इसका मध्यम वर्ग। शहरीकरण के परिणाम स्वरूप समाज के एक नए वर्ग, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यह एक शिक्षित वर्ग था जो विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया एवं बुद्धिजीवी वर्ग कहलाया। यह मध्यम वर्ग शहरों में विभिन्न रूपों में कार्यरत, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट आदि। समाज पर इनका व्यापक प्रभाव था। ये राजनीतिक आंदोलन में भाग लेते थे एवं इस नेतृत्व में भी प्रदान करते थे। जो इसका अगला वर्ग था मध्यम वर्ग के बाद मजदूर वर्ग। शहरीकरण की प्रक्रिया में समाज में जहां एक पूंजीपति वर्ग का जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर श्रमिक या मजदूर वर्ग भी आया था। कारखानेदारी प्रथा से शहरों में श्रमिक वर्ग का भी उदय और विकास हुआ। ये मजदूर वर्ग संगठित होकर अपना संगठन बनाए और अपनी मांगों के समर्थन में समय समय पर हड़ताल भी किए। इस प्रकार हड़ताल और श्रमिक आंदोलन आधुनिक शहरों की विशेषता बन गई। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 8 नंबर, ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है, व्याख्या करना है। तो भी यही प्रश्न है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार आर्थिक अस्थिरता और पूर्ण रोजगार की गारंटी के लिए हस्तक्षेप को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया पर विचार विमर्श करने के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। विचार विमर्श करने के बाद 2 स्थानों का गठन किया गया। इनमें पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अथवा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसे कहा जाता है। इन दोनों स्थानों को ब्रिटेन वुड्स T1 या ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा गया। IMF ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था और राष्ट्रीय मुद्राओं तथा मौद्रिक व्यवस्थाओं को जोड़ने की व्यवस्था की। इसमें राष्ट्रीय मुद्राओं की विनिमय दर अमेरिकी मुद्रा डॉलर के मूल्य पर निर्धारित की गई। विश्व बैंक ने विकसित देशों को पुनर्निर्माण के लिए कर्ज के रूप में पूंजी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। इसी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को नियमित करने का प्रयास किया गया। संयुक्त राष्ट्र की सहयोगी संस्थाओं ने पुनर्निर्माण का दायित्व संभाला। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। 9 नंबर जो प्रश्न है, 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणामों का स्पष्ट करें। 1929 में जो आर्थिक संकट आया था, उनके क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए, उनको आपको बताना है। तो 1929 के आर्थिक संकट के कारण, 1929 के संकट के महत्वपूर्ण कारण जो थे निम्नलिखित हैं। पहला है कारण में कृषि के क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण विश्व बाजार में खाद्यान्नों की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक हो गई, जिससे अनाज में मूल्य में कमी आई तथा उनका खरीदार नहीं रहा।
2 नंबर कारण है गरीब और बेरोजगारी से उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता घट गई, अतः विश्व व्यापार पर आधारित व्यवस्था लड़खड़ा गई। 3 नंबर इसका कारण था कि अमेरिकी पूंजी के प्रवाह में कमी आर्थिक संकट का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का संकटग्रस्त हो जाना विश्व महामंदी की स्थिति ला दी। इसका परिणाम है कि आर्थिक महामंदी का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। यूरोपीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। यूरोप में अनेक बैंक रातों रात बंद हो गए, अनेकों देशों की मुद्रा अवमूल्यन हो गया, अनाज और कच्चे माल की कीमतें घटने लगी। व्यापक विश्व बाजार का स्थान संकुचित आर्थिक राष्ट्रवाद ने ले लिया। इस प्रकार से इसका जो था परिणाम यहाँ पर लिख दिया गया है। बाकी जो 10 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक मंदी का अमेरिकी, यूरोप तथा भारत पर वे प्रभाव को इंगित करे, तो इसमें आंसर आप दे सकते हैं कि 1929 की आर्थिक मंदी का प्रभाव अमेरिका, यूरोप सहित भारत में भी पड़ा। जो निम्नलिखित है, अमेरिका पर प्रभाव में पड़ा था कि आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव यानी परिणाम अमेरिका को झेलने पड़े। मंदी के कारण बैंकों ने अनेक लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया। दिए हुए कर्जों की वसूली तेज कर दी गई। कर्ज वापस नहीं हो पाने से बैंकों ने लोगों के सामानों को कुर्क कर दिए। कारोबार के ठप पड़ जाने से बेरोजगारी बढ़ी और कर्ज की वसूली नहीं होने पर बैंक बर्बाद हो गए। ये अमेरिका का प्रभाव है। उसके बाद जो यूरोप का प्रभाव है, यहाँ पर देखिए यूरोप में लिखा गया है कि इस आर्थिक मंदी में सबसे प्रभावित देश जर्मनी और ब्रिटेन था। फ्रांस इस मंदी से इसलिए बच गया क्योंकि उसे जर्मनी से काफ़ी मात्रा में युद्ध हर्जाना की राशि प्राप्त हुई। जर्मनी में अराजकता फैल गई, जिसका लाभ उठाकर हिटलर ने अपने आप को सत्तासीन किया। 1929 के बाद ब्रिटेन ने उत्पादन, निर्यात, रोजगार के आयात, जीवन निर्वहन स्तर में सबसे तेजी से गिरावट आई। उसके बाद जो इसका भारत पर प्रभाव था 3 नंबर में, इस आर्थिक मंदी ने भारतीय व्यापार को भी काफ़ी प्रभावित किया। 1928 से 34 के बीच देशी आयात निर्यात घटकर आधा हो गए। गेहूं की कीमत में 50% की गिरावट आई। कृषि मूल्य में भी कमी आई। इसके बावजूद अंग्रेजों ने सरकार लगाने की दरें कम कर दी और तैयार नहीं थी। इससे किसानों में असंतोष की भावना बढ़ी और आर्थिक मंदी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में प्रेस की भूमिका का वर्णन करें। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्तमान समय में प्रेस की भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका निर्वहन कर रही है। इसका प्रभाव क्षेत्र में देखा जा सकता है कि वह सूचना, मनोरंजन, शिक्षा, खेलकूद, सिनेमा, रंगमंच, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, सरकारी नीतियों, प्रादेशिक, क्षेत्रीय एवं स्थानीय घटनाओं की जानकारी देने वाला मुख्य माध्यम बन गया है। समाचार पत्रों ने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिरुचि जगाने में भी योगदान दिया है। इसने सामाजिक सुधारों कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहन दिया है। इसके संदर्भ में प्रेस रचनात्मक भूमिका निर्वहन कर रहा है। समाज के समक्ष आधुनिक वैज्ञानिक एवं दार्शनिक उपलब्धियों को रखकर यह नई चेतना एवं विश्व बंधुत्व की भावना जागृत कर रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में, मानव अधिकारों की सुरक्षा करने में तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचारों को उजागर करने में प्रेस की प्रभावशाली भूमिका है। आज प्रेस स्वतंत्र है। यह सरकार पर नियंत्रण रखने वाला प्रभावशाली अस्त्र बन चुका है।